नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए सारा राय जी की कहानी भूल भुलैया। यह बनारस शहर है, काशी नगरी, शिवजी भगवान के त्रिशूल पर टिकी हुई, दुनिया के पुराने शहरों में बेमिसाल। वक्त की शुरुआत से यहाँ जिंदगी और मौत का कारोबार चल रहा है। बनारस नगरी जिंदा है, मरे हुए और मरते हुए को पनाह देती हुई। गलियों को भूल भुलैया में लोगों का हुजूम। बनारस शहर में मरने की तमन्ना लिए जीते हुए लोगों का यह समंदर। जो यहाँ मरेगा वह स्वर्ग जाएगा, जन्नत पहुंचेगा, यह यकीन सच की तरह पुराना है। यहाँ रहते रहते मैं भी इसे मानने लगी हूँ। यकीन ही तो आखिरी सच्चाई है। भूतों की नगरी। सदियों पहले मरी हुई औरतें खामोशी से अपने घने बाल आसमान पर फैला देती हैं। सायों के सांस लेने से हवा भारी हो जाती है। शाम को ढलते सूरज की लाली में यह साए कलश और मीनार और बुर्ज पर झुकाते हैं। घिसे हुए पत्थर की सीढ़ी के नीचे हौज का पानी मटियाले से गाढ़ा हरा हो जाता है। उसमें से उठती काई और कीचड़ की बू सदियों से हवा पर ठहरी है। उधर गली में पतंग उड़ाते हुए बच्चे की उंगली मंजे से कट जाती है तो हजारों साल पुराना खून उसमें से बहता है। ढहती हुई इमारतों के पैर इसी सदी में गड़े हैं, मगर दरीचे किसी और आसमान के नीचे खुलते हैं। शहर का यह गुंजन फैलाव तारीख की किताब के पन्ने की तरह। यहाँ के अवाम की जिंदगी अपनी लय के साथ उस पर से गुजरती है। वक्त की तहरीर है शहर का यह फैलाव, और एक सदी से दूसरी तक फैली जिंदगी की हलचल के बीच दरारों में भूत रहते हैं। भूतों की भीड़ में अपने खामोश कोने में मैं अभी जिंदा सलामत हूँ। शायद वक्त की शुरुआत से ही यहाँ कायम हूँ। मैं कुलसुम बानो सकीन नूर मंजिल 18/20 औसानगंज, कबीर चौरा अस्पताल के पीछे, पीपल के बुढ़े पेड़ की सीध में। कुलसुम बानो सैयद नसीम हैदर की सबसे बड़ी बेटी। वह देखो, अब्बा हुजूर की तस्वीर दीवार पर अब भी टंगी है। झुलसते हुए पीले कागज को हल्के से थामे, काश्मीरी रोएदार टोपी और जामावर दोशाला, किले के दीवारों जैसे कंधे, शानदार मूछें, उनके 40 गांव और दर्जन कोठियां तस्वीर में नहीं, मगर उनसे छलका हुआ रौब सैयद नसीम हैदर के चेहरे पर नक्श है। इस पुराने शहर में पुश्त दर पुश्त रहने वाले खानदान के शजर, बीते हुए जमाने के किसी इकलौते पल में नजरबंद। उनके बाद इस पुराने पेड़ पर बचा हुआ आखिरी समर मेरे बाद कोई नहीं, क्योंकि इस दरख्त पर कोई फल नहीं लगा। कल वह लड़की मुझसे मिलने आई थी। मर्दों का लिबास पहने, दुबली पतली, कटे बाल, चश्मा लगाए, शक्ल हूबहू गौरैया की तरह। आते ही मेरे चेहरे को बड़े गौर से देखती है। मेरी कागज जैसी जर्द खाल पर पड़ी गहरी खाइयों और मेरी आंखों की बेरौनक वादियों को, जैसे कि मैं अभी अभी अपने बिल से निकले किसी गुमशुदा जानवर की नस्ल से हूँ। फिर पूछती है, आप कैसी हैं आपा बेगम? इस अंदाज से मानो वह मेरी बरसों की मुलाकाती हो। बिल में बंद रहते हुए जानवर की ही बदमिजाजी के साथ मैं गुर्राई। मैं बहुत बुरी हूँ, बद से बदतरीन, बद दिमाग, बदतमीज, निहायत बद अखलाक, एक बेहिंता तकलीफदेह बुढ़िया बेशर्मी से जिए जा रही है। जीने वालों पर बोझ, खाक से भी कमतर, एकदम ही गई गुजरी, नाकाबिले बर्दाश्त। मैं इसी तर्ज में बोलती चली जाती, मगर उसका बौखलाया हुआ चेहरा देखकर चुप हो गई। मेरी बात सुनकर वह एकदम सकपका गई थी, मुंह खुला का खुला। उसमें से एक आवाज नहीं, जैसे कि उसे सांप सूंघ गया हो। फिर उसने दोबारा कोशिश की। हिम्मत तो देखो। उसने मेरी तरफ एक हाथ बढ़ाया, उंगलियों को प्याले की शक्ल से में बांध कर बोली, इजाजत हो तो आपसे थोड़ी बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, थोड़ी सी से तुम्हारी क्या मुराद? पाव भर, आज शेर भर। बेचारी, वह फिर मेरा मुंह ताकने लगी। सिट्टी पिट्टी गुम, दो ही जुमलों में मैंने उसे शहीद कर दिया। इस ख्याल से मेरे चेहरे की झुर्रियां मुस्कुराहट में फट पड़ी। तब लगा जैसे उसे इत्मीनान हुआ और वह जरा हंसी, बिल्कुल चहचहाती हुई सी गोरैया। असल में मैं पुराने घरों और उनमें रहने वाले
पर मजमून लिख रही हूँ अखबार के लिए, कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आसानी से जान नहीं छूटने वाली। अच्छा भाई, तो लो, पूछो पूछ लो, फिर अपना रास्ता लो, मैं भी चैन की सांस लूं। उसके बाद ना किसी का यहाँ आना, ना मेरा कहीं जाना। किस्सा हुआ खत्म। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मेरा इतना कहना था कि उसने कंधे पर टंगे अपने बैग से एक छोटी सी काली डिब्बा नुमा चीज निकाली और बोली, गुस्ताखी माफ करें, तो आपकी बातें रिकॉर्ड कर लूं? लो। अब मेरी आवाज भी बंद करके ले जाएगी ये लड़की? हाँ भाई, मैं अपने खानदान में बिल्कुल आखिरी हूँ। नहीं, और कोई नहीं बचा। क्या तुम्हें मेरे इर्द गिर्द भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है? मेरे वालिद की 4 औलाद, 5 अगर अली मियाँ को गिन लो तो। बित्ते भर के थे 3 साल के जब हैजा उन्हें खा गया। हैजे के शिकंजे में तो मैं भी आई थी, पर मैं तो सख्त जानती हैजा से क्या होता। मैं हैजे को हो गई, वह दुम दुबा कर भागा। गरज की हम बचे 4। मैं सबसे बड़ी, फिर इकबाल मियाँ, फिर ताहिरा, फिर सकीना। सब गए सब। चलो और आगे बढ़ो। वालिद क्या करते थे? यह भी क्या सवाल है? क्या करते थे? सिर पे हड़ियां रख के दही तो नहीं बेचते थे। रईस थे, रईसों का क्या कोई पेशा होता है? शान से सिर ऊंचा करके चलते थे। हाँ, इस हवेली में बहुत आमद रफ्त थी। भूतों का अड्डा तो यह है बहुत बाद में बना। त्योहारों पर चारों सिमत में रिश्तेदार आते थे। घर भरा रहता था, हर कमरे में लोग अंगूर के गुच्छों की तरह। और देगे उतर रही हैं, खाना पक रहा है, दस्तरखान और बड़ा बिछ रहा है। एक बार में 22-25 लोग। कोनों अंतरों में वह मुलाकातें, खिलखिलाहट, खाना फूसी। फिर शाम को मिरासनें आती थी, नाच गाना होता था। कैसी रौनक रहती थी। उन्हीं को देखकर तो मेरे सिर पर भी नाचने का भूत सवार हो गया था। कोने कोने नाचा करती थी, मगर अब्बा ने लाख जिद करने पर भी घुंघरू लाकर नहीं दिए। लेकिन मैं भी कोई हार मानने वाली तो थी नहीं। याकूब को भेजकर मैंने खुद बाजार से मंगवा लिए। कैसा नाचने का जुनून था। दिन भर नाचती थी, मगर पैर नहीं थकते थे। खुदा की कसम, यही पैर थे, यही टेढ़े चुड़ैल के पंजे, इन्हीं से नाचती थी। मिल गया खाक में वह जमाना। जमीनें चमन खुलखुलाती हैं, क्या क्या आसमां रंग बदलता है, कैसे कैसे। सन 1947 में मैं कहाँ थी जब मुल्क के टुकड़े हुए? जहन्नुम में। यही थी, अपने वतन। और कहाँ रहती? क्या अपना नीम का पेड़ छोड़कर चली जाती? सुना जरूर था कि पाकिस्तान बना है सरहद के उस पार, मगर कौन सी सरहद, कहाँ थी वह सरहद? नहीं, हमारे घर में से पाकिस्तान कोई नहीं गया सिवाय इकबाल मियाँ के। हमेशा के बुज़दिल दंगे देख के घबरा गए बेचारे, बहकाक में आ गए। और देखो उनका क्या नतीजा हुआ। अपना दिल तो इसी मधुमालती पर टंगा छोड़ गए थे। हाँ, यही लतर जिसे तुम सामने देख रही हो, गुलाबी और सफ़ेद फूल वाली, वह ना गया उनके साथ। मधुमालती की बेल और इसमें रहने वाली इन्हीं कमबख्त गौरैयों को याद करते हुए वह मर गए अजनबी मिट्टी पर। मेरे बाद मुझे क्या मालूम, मेरे बाद इस हवेली का क्या होगा। यह फिजूल की बातें सोचकर मैं वक्त जाया नहीं करती। होगा वही जो सदियों में होता आया है। बूंद की तकदीर है समंदर में फना हो जाना। एक तरफ के कमरे ढहने शुरू हो गए हैं। दीवारें और छत तो बहुत दिनों से बोसीदा हैं। उन्हें बनवाना मेरे बूते से तो बाहर है। पिछले महीने ड्योड़ी की दोहरी 4 दीवारी का एक हिस्सा गिर गया और दीवार के खंडर में से हलीमा ने मुझे लाकर क्या दिया? मेरे वही निगोड़े घुंघरू जो मैंने याकूब से मंगवाए थे करीब करीब 80 साल पहले, जो ना जाने कहाँ गायब हो गए थे। खैर, अब छोड़ो, यह किस्सा बहुत पुराना और सांप की याद की तरह बहुत लंबा है। इसे तुम यही तमाम करो, जो सुना है बस वही लिख डालो। मैं अब और आगे नहीं बताऊंगी। फसाना खत्म, पैसा हजम, खुदा हाफिज। लो, टली। किसी तरह से वह भला अपना काला डिब्बा और हाथ में टेलीफोन लिए। अब तो जिसे देखो हाथ में टेलीफोन लिए रहता है। क्या कहते हैं, मोबाइल। उस दिन इस बिट्टन मेहतरानी की पोती झल्लो हाथ में मोबाइल लिए आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। पूछती है, आप बेगम तो जानत हो काबा? खुदा की शान, यह 21वीं सदी है जनाब। कोई दिल लगी नहीं, मगर 21वीं सदी मेरी बला से। मैं तो अपने ही वक्त में जीती हूँ। इस लड़की के तेजी से भागते हुए वक्त के बगल में मेरा वक्त खारम खरा चल रहा है। जो कुछ बीत गया वह खत्म नहीं हुआ, बल्कि मेरे तसव्वुर में बार बार खुलता फैलता रहता है। वह रोशनी और परछाइयाँ अब भी मौजूद हैं। यह शोरगुल से सन्नाटे का सफ़र, जिंदगी का एकदम से चल पड़ना और फिर ठहर जाना, वही भूल भुलैया,
नूर मंजिल वक्त के कोहरे में खोई हुई, यही नूर मंजिल तो है। मगर नूर मंजिल सिर्फ ईंटों और दीवारों से तो बनी नहीं। ज्योग्राफी की असलियत से आगे बढ़कर वह मेरे दिमाग की दुनिया में फैल गई है, याददाश्त में, जहाँ उसकी सूरत बर्फ में जमे नक्श की तरह ठहरी है। कितना वक्त बीत गया है, मगर यह मेरी गलतफहमी है। वक्त कभी नहीं बीतता, वह तो एक दरिया है, हमेशा बहता हुआ। इस दरिया का किनारा कहाँ है? मैं ही हूँ जो बीती जा रही है। इस बरसात मेरी हड्डियाँ 93 साल पुरानी हो जाएंगी। खुदा का शुक्र है, मेरे हाथ पैर अभी दुरुस्त हैं, आराम से चलती फिरती हूँ। कुछ और जी गई तो एक पूरी सदी की चश्मदीद गवाह बन जाऊंगी। अजल के पेड़ से टपकी पूरी एक सदी। वह लड़की तो अपना काम करके चली गई। मेरे अंदर तस्वीरें कड़क हैं, पूरी नुमाइश लग गई है। एक रंगीन खिन्नी खुलता जा रहा है। अब्बा की वजनदार आवाज़ सुनाई दी ड्योढ़ी में। दूर वेटिंग हॉल में बग्घी अभी अभी आकर सामने रुकी थी। उनके चमड़े के जूतों की चरमर, हाथी दांत की उनकी बेत की जमीन पर ठक ठक। सहनची के दर में पड़े भारी से पर्दे को हटाकर मेरे बालों में कंघी करती हुई अन्ना का हाथ झटक कर मैं बाहर भागी थी। बाहर रोशनी की चकाचौंध थी। दूर कुएं की जगत, उसके किनारे जंगली केले के ऊंचे पेड़ों की कतार, उन पेड़ों से और भी ऊंचा संतरे की तरह खड़ा अकेला सेमल जो शबाब पर था। उसके चटक लाल फूल मेरी आंखों में चुभ गए थे। मैं बेतहाशा दौड़ी थी। मेरे लंबे खुले हुए बाल हवा में घोड़े की दुम की तरह लहरा रहे थे। मैं 13 साल की थी। उछलकर अब्बा के कंधे पर झूल गई। अब्बा, मैं कब से आपकी राह देख रही थी, आप कहाँ रह गए थे? क्या आप मेरे घुंघरू ले आए? वे कुछ नहीं बोले। पेशानी पर हल्का सा बल आ गया। उन्होंने धीमे से मुझे अपने कंधे पर से हटाया और साइज की तरफ एक बार नजर घुमा कर देखा। साइज जो बड़े गौर से हमें देख रहा था, मेरी बातें सुन रहा था। अल्लाह रखे, जाओ गाड़ी को अस्तबल में ले जाओ। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोले, चलो बेटा अंदर चलो। यहाँ इस तरह हौशा हैरान होकर निकलने की क्या जरूरत थी? मेरी बाह पकड़कर वह मुझे अंदर ले गए। अब्बा जान, दुनिया के सबसे हसीन, सबसे अक्लमंद, सबसे मजबूत आदमी, और मैं अब्बा के प्यार में बुरी तरह मुब्तला। उनके जैसा दूसरा कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। और जब छोटी थी तो कहती थी, अगर मैं ब्याह करूंगी तो सिर्फ अब्बा से। इस पर क्या चहचहे कह कहे उठते थे। अब्बा, हम तीनों बहनों को बहुत चाहते थे। इकबाल मियाँ को भी चाहते थे, पर उतना नहीं। लाड़ प्यार में चूर हम इतराए फिरते थे। कौन था जो इस इतराहट पर रोक लगा सकता था? अन्ना अकेले में बड़बड़ाती थी, ऐसी चौंचले मैंने तो कहीं नहीं देखी। लड़कियां हाथ से बेहाथ हुई जाती हैं, कोई ना कोई फितना रोज बरपा रहता है। अन्ना झूठ नहीं कहती थी, हम बहुत शरीर थे। मौलवी साहब पढ़ाने आते तो हम कुछ देर तो कायदे से पढ़ते। मौलवी साहब अफीम खाते थे। जैसे जैसे उनके ऊपर अफीम की पिनक सवार होती, हम चुपके से वहां से खिसक लेते। बगल की दालान से निकल जाते। जहां घटाल टंगा होता उसे जोर से पीटते। मौलवी साहब उछलकर हाय हाय कहते हुए सीधे बैठ जाते। फिर हम में से कोई कहता है, मौलवी साहब आप तो सो गए थे, हम घंटे भर से सबक दोहरा रहे हैं। ओह, तो क्या हो गया? मौलवी साहब हिचकिचाते हुए पूछते। जी मौलवी साहब, हम एक आवाज में कहते। अच्छा, तो कल का सबक याद करके रखना। वह जूतियों में पैर डालते हुए कहते और सिर पर टोपी संभालते गली से निकल जाते। आधे घंटे में चटापट पूरा सबक खत्म। फिर क्या था? हमारी घर भर के बुजुर्गों की नक्काली और हमारी चुहलबाजी। कभी अन्ना के नकली दांत छुपा दिए जाते, उनकी पोपली जबान पर ठट्टे लगा रहे हैं, या भरी दोपहरी में बुर्का पहनकर भूत बने अन्ना की बेटी सुगंध को डरा धमका रहे हैं। कभी चाचा मियाँ के छोटे बेटे अट्टू को मुर्गी के दरबे में बंद करके वहां से चलते बने। हमारी शोखी और शरारत पर सूरज नहीं ढलता था। शिकायतें आती तो भी अम्मा के कानों थी। उनकी उल्फत के घेरे में महफूज हम बेहगम बड़े हो रहे थे। शरारत हम करते, डांट बेचारे इकबाल मियाँ को पड़ती। इकबाल पर वह कड़ी निगरानी रखते थे। लड़का बिगड़ने ना पाए, मगर बेटियों के खिलाफ वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। हमारे लिए रिश्तों की बात उठती तो दुनिया का कोई लड़का उन्हें हमारे लायक नहीं लगता। किसी की नस्ल ठीक नहीं, कोई नाटा था, कोई काला, कोई मगरूर, तो कोई जरूरत से ज्यादा बातूनी नहीं। उनके तेवर समझकर हम भी इन होने वाले शौहरों को तरह तरह के खिताब दे देते। नटुल्ला, चिनिया बादाम, काला कलूटा, बैगन लूटा, अरबी घोड़ा वगैरह वगैरह। गरज की कहीं से भी पैगाम आता तो उसमें कोई ना कोई ऐब देखकर वह मना कर देते। सो हम अपने खानदान की नस्ल की हुस्न की बुलंदी पर नूर मंजिल में कायम रहे, उसे छोड़कर कहीं नहीं गए।
अब्बा देखिए, मैं नूर मंजिल में अब भी हूँ। आपको मेरा पता ठिकाना ढूंढना नहीं पड़ेगा। नूर मंजिल का यह वसीहा खाता, जहाँ बरसात के दिनों में पौधे दिन दुने रात चौगने बढ़ने लगते। जोंक और लिली घोड़ियाँ, बीर बहुट्टियाँ और छोटे छोटे मेंढक रंगरलियाँ मनाते। साल भर से जमीन के नीचे कैद सांप बिलों में से निकलकर बल खाते हुए बारिश का इस्तकबाल करते। लंबी लंबी घास सारे में हरी आग की तरफ फैल जाती। हाँ, बनारस शहर की गहमा गहमी के बीच अब भी यह आता मौजूद है। भीड़ भाड़ को चीरते हुए अब भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। नूर मंजिल, लकीरी ईंटों से बनी कम से कम 3 फीट चौड़ी दोहरी दीवारें, ऊंचा दरवाजा, लोहे की कीलों से जड़े 2 फौलादी फाटक, दरवाजे के अंदर लंबी पेंचदार ड्योढ़ी और ड्योढ़ी से 3 सीढ़ियां उतरकर बड़ा सा खुला हुआ सहन। सहन के बीचों बीच एक हौज, जिसमें फुव्वारे का पानी रोशनी को छूने के लिए बेताब लपकता रहता। सहन के 2 तरफ मेहरबदार दालान, जिसकी दरों में उन दिनों मोटे और भारी पर्दे पड़े रहते थे। जाड़े में पर्दे गिरा दिए जाते थे तो सर्दी का नामो निशान नहीं रहता था, और गर्मी में पर्दे हटते तो सहन में सरसराती हुई हवा अंदर घुस आती और तपिश मिट जाती। दरे के साथ साथ चलती मधुमालती की 4 बेलें, उनकी जिनके तने पुराने होते होते इतने मोटे हो गए कि अफ्रीका के घने जंगल को किसी बेल के भी क्या होंगे। मधुमालती में सैकड़ों गौरैया का बसेरा था। सुबह शाम उनकी चाय चाय से ऐसा गुल मचता था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। अंदर कमरों की छतों में फर्शी पंखे जरी की झालर समेत लटके रहते। अब तो बिजली के आ जाने से वह पंखे बेकार हो गए, मगर बड़े कमरे में अब भी एक फर्शी पंखा टंगा है। याद है गर्मी की वह लंबी दोपहरें, जब सुग्गन पंखे की रस्सी पैर के अंगूठे में फंसाकर घंटों खींचा करती थी। कभी कभी तो वह खुद ऊँघ जाती, मगर अंगूठा अपना काम करता रहता। सहन के एक कोने में चौड़ी सीढ़ियों का घेरदार जीना, जो छत की बरसाती के सामने निकलता। नूर मंजिल की यह दूर तक फैली खुली हुई छत, गर्मी की रातों में इस छत पर हम चारपाइयाँ डाल लेते थे। चारपाई पर बिठी चांदनी और तकियों के सिराने रखे बेले और चमेली के फूलों की क्या गमक उठती थी। जब उमस और घुटन होती, आसमान से आग बरसती, तो हम इन मूंज की चारपाइयों पर पानी छिड़क लेते थे, या कभी कभी गुलाब और केवड़ा। पानी बरसता तो चारपाइयों को खींचकर बरसाती के अंदर कर लेते, और सहन के ऊपर छत के छज्जे के नीचे कबूतरों की काबू के। अन्ना कहती थी, जिस घर में कबूतर हो वहाँ बीमारी नहीं आती। लक्का और शीराजी और काबली और वह कीमती अनारदाना, अकबर बादशाह जैसी आंखों वाला। अब तो आधे से ज़्यादा कमरे बंद पड़े हैं। हवेली का एक हिस्सा मेरे इस्तेमाल के लिए खुला है। दालान की आखिरी हद के पास 4 सीढ़ियाँ उतरकर तहखाने वाला कमरा, जो गर्मी के दिनों में भी सर्द खाना बना रहता है। उसके बगल की सहनची, जिसमें जाड़े काटती हूँ। उसमें लगी हुई कोठरी, जो मेरे बावर्ची खाने का काम देती है। इसी के बाहर हलीमा सोती है अपनी बहू और पोता पोती के साथ, जब उसका हरामखोर शराबी बेटा बनारस की गलियां छानता फिरता है। रात को सब अपना बिछौना लाकर कतार से बिछाते हैं, तो उसमें से उठती थकान और पसीने की बासी बू से मेरा कलेजा बैठ जाता है, मगर मजबूरी है। मैंने ही तो इन लोगों से यहाँ सोने के लिए कहा है, तो जाहिर है इस मजमे को बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। कहीं रात बिरात में गिरकर अपनी टांग तोड़ लूँ तो उठाने के लिए किसी को यहाँ तो मौजूद रहना चाहिए। वैसे हलीमा मेरी देखभाल करने में कोई कोताही नहीं करती, जब देखो सिर पे सवार रहती। बेगम आपा चाय पी लीजिएगा कभी। आपा बेगम गुसल का पानी लाऊं? खुदा महफूज रखे चुड़ैल के नहलाने से। क्या मैं रात भर कीचड़ में लौटती हूँ? मगर उसका यहाँ होना भी ऊपर वाले की मेहरबानी है। मैं कौन उसे हीरे जवाहरात दे देती हूँ, बस वही जिंदा रखने भर की 2 रोटियां और दाल। खुद ही मुसीबत की मारी है तो यहाँ पड़ी हुई है, नहीं तो मुलाजिम आजकल मिलते कहाँ हैं। बाकी घर बंद पड़ा है। मेरी सहनची के बगल से घेरदार जीना छत पर जाता है, वहाँ भी लंबी सी दालान है। इस दालान का नाम शहीद मर्द की दालान पड़ गया है। बहुत रात को जब सन्नाटा छा जाता है, तो जीने पर से शहीद मर्द खड़ाऊ पहने उतरता है। उसकी खड़ाऊ की खटर पटर बराबर मेरे कानों में आती है, मगर वह किसी तरह से सीढ़ियाँ उतरना ख़त्म ही नहीं करता, बस उतरता ही जाता है। 200 साल से वह सीढ़ियाँ उतर रहा है। उसका यह सीढ़ियाँ उतरना हमारे खानदान की तारीख में दर्ज है। बरसाती की खिड़की खोलकर गली में देखो तो उसकी मजार सामने बनी है। कुछ का कहना है कि यह रूह अच्छी है, कुछ और है जो कहते हैं कि यह परेशान करने वाली रूह है।
रूहों का क्या ठिकाना। मैं हर जुमेरात हलीमा को दालान पर भेजकर चिराग और अगरबत्ती जला देती हूँ। वैसे अब यह रूह मुझे क्या परेशान करेगी, मैं तो खुद ही रूह बनी जा रही हूँ। सबको अलविदा कह चुकी। अब्बा, अम्मी, चाचा मियाँ, चाची जान, फिर मेरी 2 बहनें और 1 भाई, यह तीनों मुझसे छोटे। हवेली में बाएं हिस्से में चाचा मियाँ की 4 औलादें सब गए, गाफिल होकर सो रहे हैं नीम के नीचे। नीम के पीले पत्ते कब्रों पर लहराकर गिरते। बार बार मैं हाथों से पत्तों को हटाती हूँ, साफ करती हूँ। कब्र पर जमी मिट्टी को नाखूनों से खुरसती हूँ। नीचे से संगमरमर निकलता है, उस पर खुदे हुए नाम, सिर्फ नाम, और कोई निशान बाकी नहीं। मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, बस मैं ही हूँ एक टांग इस दुनिया में पसारे, एक उसमें दोनों जहां पर हावी। मैं कुलसुम बानो, इस नाम से मुझे पुकारने वाला कोई नहीं बचा। मैंने सबको पछाड़ दिया। मैं मरती ही नहीं, बस अब हर कदम फूंक कर रखती हूँ। मैंने अम्मी का हर्ष देखा है, सबक सीखा है। अभी मैं जीना चाहती हूँ, जीने की तमन्ना मेरे जिस्म पर पोर पोर में बसी है। नूर मंजिल की छत की कई काई से काली मुंडेर पर खड़ी होकर मैं अपने बाजुओं के डैनों की तरफ फड़फड़ाती थी। बड़ा सा चांद पीली रकाबी जैसा आसमान में निकला होता था। एक गुबार के बीच जोरदार हफ हफ की आवाज के साथ मैं ऊपर उठती थी। चांदनी की उजली इमारतें, पेड़, खंभे सब पीछे छूट जाते, हवा को अपने पंखों से तराशती। मैं नूर मंजिल की दलान को मुड़ मुड़ कर देखती थी, जो दूर और दूर हुई जाती थी, और दिल में आजादी का वह एहसास, खुशी फुलझड़ी की तरह दिल में छूटती थी, बार बार बरसों। यह ख्वाब मेरी बंद आंखों के पर्दे पर नाचा करता था। मैं अम्मी को इसके बारे में बताती थी। अम्मी बिस्तर पर पड़ी थी, उड़ना तो दूर, वह चल भी नहीं सकती थी। मेरी अम्मा, हाँ, मुझ जैसी खबीस की भी कभी अम्मा थी। नुसरत बानो इसी ड्योढ़ी में गिरी थी। कूल्हे की हड्डी ऐसी टूटी कि वह फिर कभी खड़ी नहीं हुई। सागवान के बड़े से पलंग पर वह सहनची में लेटी रहती। मौसम बदलते, गर्मी से बरसात, से जाड़ा, फिर बसंत और पतझड़, और फिर गर्मी, उनके हाल में कोई तब्दीली नहीं आती। उनके लेटे रहने से पलंग की निवाड़ झूल गई थी, वह ढलती जा रही थी। उनका बेबाक हुस्न, कैसी आग के दरिए जैसी आंखें, चेहरे पर क्या जज्बा। उन आंखों को बुझते मैंने देखा, या खुदा, ऐसा जज्बा दिया ही क्यों अगर उसे यूं शिकस्त होना था। आज मैं यह कह रही हूँ, जब बीते दिनों की भूल भुलैया में भटकते हुए उनकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने उभर आई। उन दिनों हमें उनकी बेबसी का एहसास कम था, बहुत कम। वह हवेली के कोने में पड़ी रहती, जब हम दिन भर धमा चौकड़ी में मशगूल रहते, घूमती हुई दुनिया के ठहरे हुए नुक्ते की तरह। सामने से कोई गुजरता तो वह पुकारती थी, जिस पुकार को सुनकर कभी कोई आ जाता, कभी अनसुना करके आगे बढ़ जाता। कौन सी तेजी, कैसा जोड़ता वह, जिसके भाग में हम आगे बढ़े जा रहे थे, जिसमें कानों तक उनकी आवाज़ तक नहीं पहुंचती थी। इसी दोपहर जब उनकी पुकार सुनकर मैं चली जाती, तो हाथ के इशारे से वह मुझे अपने पास बैठने को कहती, फिर सहन के एक कोने में लगी हुस्न हिना की झाड़ी से छनकर आती सूरज की रोशनी की तरफ वह मुझे मुखातिब करवाती। हुस्न हिना की हिलती हुई गुत्तम गुत्ता टहनियाँ, सामने वाली दीवार पर बारीक सी भूल भुलैया जैसी परछाई बनी रहती। हम दोनों इसको देखती, पर लेटी हुई मैं बैठकर जब तक दोपहर को सूरज की रोशनी मध्यम होते होते खत्म नहीं हो जाती। यह बार बार बनती, बिगड़ती, बदलती परछाइयाँ पल भर की ही होती, लेकिन रोशनी और परछाई के इस खेल में हमें जंजीरें दिखाई देते। हवा से सिहरती घास और पेड़, जलते पत्तों से उठता धुआं, और रेगिस्तान पार करता हुआ कई दिनों पहले चला ऊँटों का काफिला। एक फानी दुनिया जो धीमे धीमे काफूर हो जाती। वह फुसफुसाकर मुझसे पूछती, देखो, वह हवा में झूमता नारियल का झुरमुट तुम्हें दिख रहा है? वह बड़े बड़े जहाज और रेगिस्तान में नागफनी के पेड़। उनकी खिसखिसी आवाज में पतंगों के टूटे पंखों जैसी महीन सी खड़खड़ाहट होती। मगर ज़्यादा मौके ऐसे होते थे कि मैं भी उनकी पुकार को अनसुना करके अपने में ही मशगूल रहती थी। बड़ी मसरूफियत रहती थी उन दिनों। ताहिरा बीवी दौड़ी हुई चली आ रही थी। आपा जल्दी चलिए, चील फिर आ गई है। ताहिरा मेरी छोटी बहन, मुझसे 4 साल छोटी मेरी मुरीद। मुर्गी के बच्चे टापे में से निकल कर सहन में दाना चुगने के लिए छोड़ दिए गए थे। मेरे मोनार का कल्लों के बच्चे। 2 दिनों से चील उन पर मंडराया रहती। एक दिन पहले एक चूजा उठा ले गई, आज फिर लौटी है, खुदा गारत करे।
ताहिरा के पीछे मैं बिजली की तरह लपकी, नंगे पैर, जूती पहनने की सुध-बुध नहीं। सहन के ऊपर आसमान का नीला तंबू तना हुआ था। तंबू पर सफेद बादलों की झाड़ियां, एकदम साफ, चील से खाली। फिर गौर करने पर बहुत दूर की ऊंचाइयों में एक काला नुक्ता नुमाया हुआ था जो बड़ा होता गया। चील तेजी से नीचे उतर रही थी। मेरी नज़र मुर्गी के बच्चों पर गई, पीले ऊन के गोले जैसे, अपनी 2 हफ्तों की जिंदगी की मासूमियत से भरे हुए। चील को देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। उस दिन एकदम से जमीन पर चील की काली परछाई पड़ी और एक जबरदस्त झपट्टे के साथ वह चूजों पर टूटी। फिर क्या था, पलक झपकते ही मैं चील पर झपटी, अपने पूरे वजन से उसे दबा लिया। उसके गर्म डैने मेरे सीने के नीचे फड़फड़ा रहे थे। उनमें धूल और ऊंचाइयों की बू थी। सुगन सुगन, मैं चीखी, जल्दी से बड़ी वाली कैंची लाओ। एक तहस से सुगन और ताहिरा की मदद से मैंने चील के पर काट डाले। उसको चूजों के साथ चलते हुए देख लिया तो तभी मेरा खून ठंडा हुआ। वही सहन तो अब भी है। रोज शाम को कुर्सी निकलवा कर मैं उसमें बैठती, फिजा के रंग को मटियाले में सुरमई से सियाह से बदलते देर तक देखती रहती हूँ। मेरे चारों तरफ तन्हाई गाढ़े काले धुएं की तरह फैल जाती। सहन के एक तरफ खूंटे पर हलीमा की बकरी बंधी रहती, वह भी काली। वह मुझे अपनी बेमकसद आंखों से निहारती है और मैं भी किसी अहमक की तरह वापस उसकी तरफ ताकती हूँ। लानत है इस हलीमा पर, उसे यही एक जगह मिली है बकरी को बांधने को। एक दिन खुल गई थी तो सारे गुले अब्बासी के पेड़ चबा गई। बकरी का चबाया दोबारा पनपता भी तो नहीं। और मेंगनियाँ देखकर तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। काली काली मनूस गोलियां हर तरफ फैली हुई। झाड़ने बुहारने का शऊर नहीं चुड़ैल को, बस लीद फैलाना आता है। मगर अब कितनी बातों के लिए भगो। मैं भी हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती हूँ इस कूड़े खाने में। आज शहर में बैठी थी तो सामने बड़े कमरे से सकीना बीवी की आवाज़ मेरे कानों में आई। सकीना मेरी सबसे छोटी बहन थी। उसकी गोल सी फिसलती हुई आवाज़ जैसे उसके गले से तेल से तर चिकनी सुरों की रस्सी हो। सकीना का पतला किताबी चेहरा मेरी आंखों के सामने उभरा, कानों में जमूरत का आवेजा। उसका फिरोजी दुपट्टा बड़े कमरे की बरसों से ठहरी हवा में लहराया। वह तांबे के एक पुराने घड़े के अंदर मुंह डालकर गाती थी। घड़े के अंदर बंद, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती सी आवाज और भी गूंजने लगती। वह घड़ा बहुत दिनों तक घर में लवारिस टकराया फिरता। कभी उसे कोई उठाकर मोदी खाने में रख देता तो कभी वह टूटे बर्तनों के अंबार में पड़ा मिलता। फिर वह भी मेरे घुंघरू की तरह गायब हो गया। इस घर के हरामखोर नौकरों की बदौलत कोई सामान अपनी जगह पर नहीं रहने पाता। सकीना की आवाज़ साफ मेरे कानों में आई थी। अपना वही पसंदीदा गाना गा रही थी जिसे वह बार बार गाया करती थी। घंटों सकीना और वह बड़े कमरे में बंद रहते थे। उसका गाना और मेरा नाचना, कसम से कहती हूँ, किसी तरह से ख़त्म ही नहीं होता था। कैसा जुनून था जो उन दिनों मुझ पर हावी रहता था। पता नहीं कहाँ से यह नाचने का शौक मेरे सीने में उमड़ा था। क्या यह उन्हीं मिरासनों की देन थी जो हवेली की में शाम को आया करती थी, या इस शौक की जड़ें किसी दूसरी गहरी पोशीदा जगह तक पहुंची हुई थी? क्या यह मुझे किसी नाचने वाले से खून में मिला था? कोई खूबसूरत नाचने वाली जो पान की खुशबूदार गिलौरियां खिलाकर मेरे परदादा लकड़दादा के दिल में बैठ गई हो। कहीं से तो आया था मेरे खून का यह उबाल जो पैरों की हरकत और जिस्म की जुम्बिश में ही ठंडा होता था। आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान, दिलो दिमाग किसी और जहां में। मैं नाचती चली जाती थी। मेरे पैर छिल जाते थे मगर थकते नहीं थे। गोल गोल बड़े कमरे की पत्थर की फर्श पर मैं चक्कर काटती रहती थी। फिर अपने घेरदार गरारे के पांचे संभाले एक ही जगह पर सिमट आती लट्टू की तरह। जितनी देर तक नाचती मैं कहीं और कोई और होती। आखिर हांफती हुई जब रुकती तो कोई उस दूसरी दुनिया का एहसास देर तक मेरे जहन में नाचता रहता। बहुत दूर दुनिया के किसी दूसरे छोर पर सकीना बीबी खड़े के अंदर मुंह डाले गाना गा रही है। शाम हो गई। गुलाबी और सुनहले आसमान से उतरकर सकीना की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है। यह भी कैसा मोजीजा है कि पिछले महीने दीवार के पीछे छुपे हुए मुझे अपनी 80 बरस पुराने खोए हुए घुंघरू मिल गए। मैंने उन्हें हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखा। वाकई घुंघरू तो वही है, बस वक्त और नमी का असर से उन पर हरी सी कलौंच आ गई है। तकलीफ से मैंने अपनी अकड़ी हुई कमर को झुकाया, आजमाया और अपने काटनुमा पांव पर वह घुंघरू बांध ली।
फिर किसी बड़ी सी बेढंगी चिड़िया की बेढब हरकत के साथ मैंने वहीं खड़े खड़े एक धीमा सा लड़खड़ाता हुआ चक्कर काटा। दिल में जैसे कुछ गूंजा, कुछ याद आया। मूर्छा खाए हुए घुंघरू में से एक गूंगी सी दबी दबी आवाज निकली। मुझे लगा जैसे वह दूर कहीं और बज रहे हैं।